हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास आधारित है वो है विभाज्यता के नियमों पर। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम। और इससे पहले 3 क्लासेस अपनी यूनिट डिजिट की हुई हैं। तो आप इकाई अंक निकालना अगर जानना सीखना चाहते हो तो आप उन क्लासेस को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और सबसे पहले अपने सीखेंगे कि भी 0 है 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये नंबर्स हैं अपने जिनसे कोई संख्या हम देखेंगे कि कब कटती है या ना कटती है। नहीं तो ये चीजें चेक करनी होती हैं। तो इन्हें तो हम सीखेंगे साथ साथ में जो आजकल जो सवाल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, इनके कॉम्बिनेशन पे सवाल बनते हैं। कॉम्बिनेशन पे कैसे, मान लो जैसे कि 3 का और 5 का कॉम्बिनेशन बना दिया, कितना बन गया 15। तो आपसे पूछ लेगा कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देगा, 15 की डिविजिबिलिटी का आधारित सवाल पूछ लेगा। या फिर 7 का और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो 7 और 3 का कितना बन जाएगा 21, तो 21 पर आधारित कोई सवाल बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से 8 का और 2 का कंबाइंड लग जाएगा है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से 7 का और 8 का बन जाएगा, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, तो 56 पर आधारित पूछ लेगा। या फिर 9 की और 8 की मल्टीपल करा लो, तो 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, तो 72 पर आधारित पूछ लेगा। ठीक है ना। 9 से तो कई सारे बन जाते हैं। ठीक है, 9 का कॉम्बिनेशन 8 से हो गया 72, 9 का 7 से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 63 पे आधारित पूछ सकता है। इसी तरह से एक संख्या है अपनी 11, तो 11 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 11 का कॉम्बिनेशन हम 9 से बनाएंगे, तो 11 का 9 से बनाएंगे कितना बन जाएगा 99। ठीक है, 11 का 8 से बनाएंगे क्या बन जाएगा 11 अट्ठे 88, 11 का 7 का बनाएंगे कितना बन जाएगा 77। ठीक है, 11 का 6 का बनाएंगे कितना बन जाएगा 66। इसी तरह से 11 का 5 का बनाएंगे कितना बन जाएगा 55। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से सवाल आने लगे हैं, तो कॉम्बिनेशन के सवाल आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं ये सारे कॉम्बिनेशन के सवाल हूं या फिर नॉर्मल सवाल हूं, मैं सारे इन्हें सवाल सिखाने वाला हूं। तो अपने बात करेंगे एक एक तरफ से, और छोटी से छोटी बात मैं आपको बताता चलूंगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आपको 0 से। ठीक है ना। तो आइए अपने 0 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो अपने 0 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले 0 ये वाला 0। ठीक है, 0 मतलब शून्य। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, ये 0 जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे ये है इंग्लिश भाषा का शब्द। ठीक है, इंग्लिश भाषा से बना है 0। और अगर बात करें हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में बोला जाता है इसे शून्य। ठीक है ना, अपने इसे हिंदी में क्या बोलते हैं शून्य। तो ये किस भाषा का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का। और इसे सिफर करके भी बोला जाता है, यानी क्या और बोलते हैं अपने सिफर। ठीक है, इस तरह से सिफर। तो आप गैस करो कि सिफर को सिफर बोला जाता है तो किस भाषा का शब्द है। तो आप गैस करके देखो पहले, फिर मैं बता ही रहा हूं आपको। ठीक है, सिफर जो बोला जाता है किस भाषा का शब्द है, तो सिफर है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है ना, सिफर कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। तो ये बात है आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, शून्य की बात चल रही है, तो शून्य के बारे में देखो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानने हैं। बाकी बेसिक जानकारी आपको पता होगी कि भी शून्य की खोज कब हुई थी। ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी, कब हुई थी, ये बात आपको पता होगी। तो शून्य की खोज कब किसने की थी, तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है ना, किसने की थी, आर्यभट्ट साहब ने। आर्यभट्ट जो क्या थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ बोल सकते हो आप या वैज्ञानिक। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने 0 की क्या की है, 0 का जो इन्वेंशन हुआ है, 0 की जो खोज की है, 0 की डिस्कवरी जो की है वो किसने की है, आर्यभट्ट साहब ने, भारतीय गणितज्ञ ने। ठीक है ना, भारतीय गणितज्ञ की है। तो आर्यभट्ट आपको अगर पूछे कि पेपर में ये आ जाए कि भाई आर्यभट्ट साहब किस काल से संबंधित थे, तो आप कौन सा काल बताओगे, तो आर्यभट्ट को आप बताओगे किस काल से संबंधित थे, तो ये थे गुप्ता डायनेस्टी से, यानी गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट में बताना
कि जो आर्यभट्ट साहब थे गुप्त काल में किस राजा के समकालीन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गुप्ता के पीरियड में रहे हैं, लेकिन गुप्त काल में किस राजा के समकालीन रहे हैं, तो इसका जवाब अपने कमेंट में जरूर देना, ठीक है ना। इसी तरह से खोज हो गई, और ये लगभग कब की बात है, ये 5वीं शताब्दी की बात है, ठीक है ना, 5वीं शताब्दी की बात है। और इनकी एक ग्रंथ है, आर्यभट्ट साहब की किताब है या फिर इनका एक ग्रंथ है, तो आपको ग्रंथ का नाम भी पता होगा, इन्हीं के नाम से है, क्या नाम है, आर्यभट्टीय, ठीक है ना। तो आपको इनके ग्रंथ का भी नाम पूछ सकता है, वैसे तो आसान है, इन्हीं के नाम से है, तो क्या नाम है, आर्यभट्टीय। इस आर्यभट्टीय के चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, यानी जो गणित पाठ बना हुआ है इनका सेकंड, गणित पाठ के सेकंड में क्या लिखा हुआ है, उसमें जानकारी है 1 से लेकर अरब तक, ठीक है ना, 1 से अरब तक की गिनती लिखने के बारे में, ये 1 से लेकर अरब तक की संख्याओं के बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये जानकारी मिलती है हमें कहां से, आर्यभट्टीय ग्रंथ से, और आर्यभट्टीय ग्रंथ किसका है, आर्यभट्ट साहब का है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, ठीक है ना। एक बात और याद रखनी है कि शून्य लेखन, ठीक है ना, शून्य लेखन का जो ज्ञात उदाहरण है, शून्य लेखन का जो ज्ञात उदाहरण है वो कहां से मिलता है, ज्ञात उदाहरण कहां से मिलता है, तो एक मंदिर है और उसकी मंदिर की दीवारों पर शून्य बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मंदिर है, तो ये है चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। कौन सा मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। इसकी दीवार पर शून्य लेखन का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। और ये चतुर्भुज जो मंदिर है ये आपको बताना है कि किस राज्य में है, ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप पे छोड़े जा रहा हूं, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर भी कमेंट में करना कि किस राज्य में विराजमान है चतुर्भुज मंदिर, ठीक है ना। तो शून्य लेखन का जो ज्ञात उदाहरण है वो कहां से मिलता है, चतुर्भुज मंदिर से मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। अब एक बात और याद रखनी है इनके बारे में, कभी शून्य शून्य बोल देते हैं, शून्य बोल दिया जाता है हर किसी चीज को, तो शून्य का मतलब शून्य होता है, लेकिन अगर इसके आगे एक शब्द लफ्ज है परम शून्य, ठीक है, परम शून्य। तो परम शून्य किसको दिखाता है, तो परम शून्य के बारे में आपने एक पढ़ा होगा, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन का नाम पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना, पढ़ा है, ठीक है। तो 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, ये किससे संबंधित है, तापमान, ठीक है ना। यानी जो परम शून्य ताप होता है उसे क्या बोला जाता है, परम शून्य क्या होता है, ताप, और परम शून्य ताप का पैमाना क्या है, 0 क्या है, 0 केल्विन, ठीक है ना। परम शून्य ताप कितना बोला जाता है, 0 केल्विन को। अब ये 0 केल्विन कितना ताप होता है, तो ये 0 केल्विन वो ताप होता है जिसपे जो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पदार्थ के मॉलिक्यूल्स यानी पदार्थ के अणुओं की गति, पदार्थ के अणुओं की जो गति है, अणुओं की गति क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी पदार्थ के परम शून्य ताप कौन सा होता है, तो परम शून्य ताप होता है जिसपे पदार्थ के अणुओं की गति 0 हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है परम शून्य ताप, ठीक है ना। तो ये वाली बात होगी परम शून्य की। इसी तरह से के विकास के बारे में अगर बात करें तो इसके बाद में बात करिए 7वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी में। अगर 7वीं शताब्दी की बात करें तो इसकी व्याख्या करिए ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, अपने एक गणितज्ञ हुए हैं ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त का एक सिद्धांत है, एक किताब है ब्रह्म स्फुटीय सिद्धांत, ब्रह्म स्फुटीय सिद्धांत। इस किताब में इन्होंने शून्य के बारे में व्याख्या की है, और क्या बात बताया है, इन्होंने पहली बार ये वाली बात बताई कि अगर किसी संख्या में से कोई संख्या घटाई जाए, मतलब इन्होंने लिखा है कि आ में से अगर आ घटाया जाए तो क्या होता है, 0 बचता है, ठीक है ना। तो 7वीं शताब्दी में शून्य के बारे में कि भी आ में से आ घटाया जाए तो बढ़िया तरीके से व्याख्या 7वीं शताब्दी में की, वो किसने की है, ब्रह्मगुप्त ने की है, ठीक है ना। इसके बाद में श्रीधराचार्य जी ने भी इसके बारे में जानकारी दी है, श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी, धराचार्य जी ने बताया कि अगर किसी भी संख्या में, ठीक है ना, किसी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाए तो क्या आती है, वो संख्या ही आती है, और अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए तो क्या आता है, फिर 0 आता है। तो ये जो बेसिक सी जानकारी है ये किसने दी है, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करें 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में ये भास्कराचार्य जी ने, ठीक है ना, किसने दिए, भास्कराचार्य जी ने,
भास्कराचार्य जी ने। और इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि अगर किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो फिर क्या आएगा, तो वो अपरिभाषित रहेगा, अपरिभाषित, यानी हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये वाली जानकारी किसने दी थी, 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी ने। तो ये जीरो के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, तो मैंने ये चीज आपको बता दी। ठीक है, चलो और जीरो के बारे में जो और क्वालिटी है, जो और गुण है इसके, उन्हें जानते हैं। तो आइए दोस्तों शून्य के बारे में अपनी कुछ बातें और जानते हैं। ठीक है ना, इसकी जो गुण है, ठीक है, जो क्वालिटी है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि शून्य, आपको याद रखना है थोड़ा सा शून्य के बारे में, कि भी शून्य अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कैसी संख्या है, तो ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है ना, तो शून्य धनात्मक है ऋणात्मक है। तो अगर कोई इस तरह से पूछता है तो आप बताओगे एक जो है ना तो धनात्मक है, ठीक है ना, ये ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है ना, और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अगर धनात्मक नहीं है और ऋणात्मक नहीं है तो फिर क्या है, या तो इसे बोलोगे ये एक तटस्थ है। ठीक है, कैसी संख्या बोलोगे आप, उदासीन। उदासीन, अब पूर्णांक है या अपूर्णांक है, तो उदासीन क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, यानी उदासीन पूर्णांक में गिना जाता है, पूर्णांक में। अगर ये पूछे कि भाई पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, समपूर्णांक या फिर विषम पूर्णांक या फिर किस तरह से, तो ये याद रखना कि ये कैसा आता है, समपूर्णांक आता है, यानी इसका जो स्थान है वो किस में आता है, समपूर्णांक में। ठीक है, और अगर इसकी इंपोर्टेंस की बात करें तो जो शून्य है वो शून्य को कहां पर रखा जाता है, तो वो शून्य की इंपोर्टेंस ये है कि शून्य धनात्मक, शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, सीमा को निर्धारित करता है। देखो अगर शून्य ना होता तो इसका मतलब है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो बॉर्डर लाइन है वो हमें पता ना चलती। तो शून्य क्या करता है, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर हम पढ़ते हैं तो बीच में क्या रखा जाता है, जीरो, और इधर संख्याएं जो रखी जाती है वो किस में रखी जाती है, माइनस में, है नहीं, इस तरह से चलती है माइनस इनफाइनाइट तक। और जब इधर को लिखी जाती है डायरेक्ट रखूं तो ये +1 +2 +3 और ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जीरो क्या कर रहा है, एक तरह से बाउंड्री का काम कर रहा है, सीमा का काम करता है ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बीच में। ठीक है, मैंने बताया समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक कैसे चलती हैं, दो के अंतर से चलती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगी, 4 आएगी समपूर्णांक, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 0। तो 0 क्या आएगा, सम वाली लिस्ट में आ जाएगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अगर बीच में 0 को सम ना मानेंगे तो फिर ये वाली जो नंबर लाइन है, ये इसका जो गैप है दो सम संख्याओं के बीच में वो 4 हो जाएगा। और इस तरह से 0 हमें क्या होगा कि मजबूरी है कि हमें 0 समपूर्णांक मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0 कैसा होता है, समपूर्णांक होता है। ये बात अभी आपको याद रखनी है, और भी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। 0 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये क्वालिटी में आ जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। 0 में अगर किसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में से 0 घटा दिया जाए तो अभी क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर 0 में से कोई संख्या घटा दी जाए तो उसका फिर सिंबल चेंज हो जाता है, संकेत चेंज होता है, प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस हो जाएगी। यानी 0 में से अगर मैंने x घटा दिया तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से अगर 0 की किसी संख्या से गुणा करा दें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है। और अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दिया जाए तो क्या आएगा, फिर भी 0 ही आता है। ठीक है, एक बात यहां से याद रखनी है, ये वाली जो अपने विभाज्यता के जो नियम पढ़ रहे हैं वो यहां से याद रखनी है
यानी 0 ही दुनिया की एकमात्र वो संख्या है जिसे किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है या पूरा पूरा भाग चला जाता है। या फिर किसी भी संख्या से 0 को अगर भाग करो तो हमेशा भागफल में क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो ये एकमात्र संख्या है ऐसी जिसे किसी भी संख्या से पूरा पूरा काटा जा सकता है, पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। तो ये वाली बात हो गई। ठीक है ना, तो ये तो हुई इसके बारे में। चलिए और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आइए दोस्तों शून्य के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा होता है, हमने पढ़ाई है कि x की पावर अगर 0 लगा दो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। यानी ये आपने पढ़ा होगा कि किसी की पावर अगर 0 लगा दो तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1। यानी अगर मान लो कि मैंने कहीं पे लिख दिया 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर अगर 0 लिख दूं तो भी 1 होगा, और अगर मैं 3 की पावर 0 लिख दूं तो भी 1 होगा, -2 की पावर 0 कर दूं तो भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और अगर x की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब किसी की पावर 0 लगा दो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये x की पावर 0 या किसी की पावर 0 लगाने पे 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है ना, किस तरह से होता है, ये कैसा होता है, तो ये चीज आप समझ लो। ठीक है ना, यानी x की पावर 0 हम 1 क्यों लगाते हैं, तो इसका एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ का, और वो फॉर्मूला है कि किसी भी संख्या को अगर डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो a की पावर है m और इसे भाग करा दिया जाए a की पावर n से, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर किस तरह से लिख सकते हैं हम, m माइनस n। ठीक है, तो ये रूल आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं। a की पावर m को a की पावर n से भाग दिया जाए तो क्या आ जाएगा, नीचे से अगर बेस अगर समान है और पावर अगर ऊपर हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके घट जाती है। ठीक है ना, तो ऊपर जब जाएगी तो अगर बेस समान है तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से घट जाती है। ये तो आपने पढ़ाई है। अब इस वाले समीकरण में अगर मैं m का मान n लगा दूं, यानी m और n बराबर कर दूं, ठीक है, m का n के बराबर कर दूं, तो m की जगह आप n लगाओ, देखो a का मान n और बटे कितना हो जाएगा, a का मान n, और इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस n। अब a की पावर n से a की पावर n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना बचा, 1 बचा, और a की पावर n माइनस n करूंगा तो कितना आ जाएगा, a की पावर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से अगर आप किसी की पावर 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में ना, ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है इस तरह से। तो ये आंसर आप इस तरह से निकाल कर रख लेना कि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 क्यों होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में लगा के और इस तरह से इसका ये आधार है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अब एक बात और याद रखनी है, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो भी क्या होता है, वो भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये भी क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो बात भी आप समझ लो। ठीक है ना, फैक्टोरियल 0 का मान ही 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। ये दो बातें आप याद रखना। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भी ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका मान फैक्टोरियल में एक ही होता है या सेम होता है, तो फैक्टोरियल 1 एक ऐसी संख्या, फैक्टोरियल 0 ऐसी संख्या है जिनका दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसे मैं दो तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना, तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है ना, ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। अब वो ये चीज क्या होती है, मतलब किसी चीज को कॉम्बिनेशन करने के लिए, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का अगर आपको संचयन करना है, जैसे मान लो मुझे दो वस्तु हैं और दो वस्तु में से दो ही वस्तुएं निकालनी है, तो इसका मतलब कितना तरीका हुआ, तो आप कह सकते हो 2C2, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है कि अगर मुझे मान लो दो वस्तु है और दो वस्तु में से दो ही निकालनी है, तो कितने तरीके से, इसका एक ही तरीका है, तो इसका 2C2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में एक्सपेंस कर दूं तो इसको कितना लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 2, और बटे में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 0, और कितना आ जाएगा 1। तो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, और इसके बटे में भी क्या है 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फैक्टोरियल 0 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो एक बात तो आप इस तरह से सीख सकते हो, यानी फैक्टोरियल फैक्टोरियल जीरो का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका जो है वो आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई फैक्टोरियल जो n होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने कहीं पे भी देखा होगा, मान लो कहीं आपने लिखा हुआ देखा है, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हो आप, यानी 4 से लेके और 1 तक की सब संख्याओं की गुणा करा दो। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा जा सकता है। या फिर और बाद में n माइनस 2 लिखा जा सकता है, n माइनस 3 लिखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है कितना भी। तो इसी में अगर मैं फैक्टोरियल n ऐसे रहने दूं और ये वाला n जो है वो बटे में ले आऊं और इसे मैं कैसे लिखूं n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसमें आप क्या करो, n का मान कितना लगा दो, n का मान 1 लगा दो, ठीक है, n का मान 1 पुट कर दो। अब n का मान अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब वो फैक्टोरियल 1 बटे 1 बराबर क्या हो गया फैक्टोरियल 0। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 1 किसके बराबर हो गया फैक्टोरियल 0 के बराबर हो गया। और अब हमें पहले से ही पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो आप यहां से भी ये बात समझ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भी फैक्टोरियल 1 बटे 1 बराबर कितना है फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल जो 1 है उसका मान कितना होता है फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। तो अगर फैक्टोरियल 1/1 है और इसके बराबर फैक्टोरियल 0 है तो मुझे फैक्टोरियल 1 का मान 1 रखने के लिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात के लिए मजबूरी है हमारे पास में कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 रखना पड़ेगा, तभी 1 बन जा कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 का मान 1 आएगा। तो इस तरह से आप दोनों बातों से ये चीज समझ सकते हो कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है और x की किसी की पावर 0 हो तो उसका मान भी क्या होता है वो 1 होता है। अच्छा, एक बात और समझ लेना यहाँ से कि किसी की पावर 0 लगा दो तो 1 होता है, लेकिन एक ऐसी भी संख्या है जिसकी पावर आप 0 लगा दो तो 1 ना होता, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूं, वो संख्या है आपकी 0 की पावर अगर 0 लगा दो तो उसका मान 1 ना होता है, ये बात भी आप याद रखना। यानी 0 की पावर अगर आप 0 लगा दोगे तो उसका मान 1 नहीं होता है। ये क्या होता है, तो 0 की पावर 0 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है अपरिभाषित। हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो किसी की पावर 0 लगा दी तो जैसे अभी पिछले फॉर्मूले हमने करा था, ठीक है, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर क्या था a की पावर m माइनस n, इस तरह से करा था। अगर हमने 0 की पावर 0 का मतलब मान 1 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था हमारा a की पावर 0 और इधर क्या आया था a की पावर, ये सेम कर लिया था तो ये कट गया था, ठीक है ना, यहाँ पे 0 ये पे 1 लगा लिया था a की पावर 0। अब हमने मान लो अगर ये यहाँ पे 0 लगा लिया, ठीक है, a का मान कितना लगा दिया 0, तो हमें a का मान यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे 0 लगा दिया तो आपको पता है किसी भी संख्या का जो हर होता है वो कभी 0 ना होता है, क्योंकि अगर हर 0 कर दिया तो वो संख्या ही क्या हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी और हम उसे परिभाषित ना कर सकते हैं। तो इस वजह से 0 की पावर 0 का जो मान होता है वो याद रखना बनना होता है और इसका मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, इनडिफाइन होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको 0 के बारे में समझ में आ गई होंगी। तो आइए दोस्तों चलते चलते ना तो 0 के हम एक बात और जान लेते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में, ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो संख्या है जिनका योगफल 0 बैठ जाए तो वो क्या होती है योज्य प्रतिलोम होती है। जैसे मान लो
अगर कोई संख्या x है और इसका -x है, ठीक है, और इनका मैंने क्या कर दिया, योगफल कर दिया, तो कितना आ जाएगा 0। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी आपसे पूछे कि भी जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना है, ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो वैसी कोई संख्या दे रखी होगी तो उसका प्रतिलोम पूछ लिया जाएगा, 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5 में वो संख्या हम जोड़ देंगे जिसे जोड़ के शून्य बैठ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, -5 होगी बस। तो इसका आंसर यही है, जिसका भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए जिस संख्या का, उसका आप क्या कर दोगे, चिन्ह बदल दोगे, प्लस का पूछा जाए तो -5 और -5 का पूछा जाए तो +5, ठीक है ना। कोई सी भी संख्या हो, जैसे -1/2 का पूछेगा तो फिर आप क्या बताओगे, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 का पूछेगा तो माइनस का 1/2। तो ये बस याद रखना है थोड़ा सा कि भाई योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसी तरह से एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछते हैं, ठीक है ना, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी किसी भी संख्या का आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो क्या कर दिया, 1/4, ठीक है। 10 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो क्या कर दोगे आप, 1/10, ठीक है। और अगर 10 का पूछे गुणात्मक प्रतिलोम तो आप क्या कर दोगे, 1/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम निकाले जाते हैं और योज्य प्रतिलोम निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आज की अपनी क्लास थी, ठीक है, ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज अपनी जीरो के बारे में ही ज्यादा बात हुई है पूरी क्लास में। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो आगे की जो संख्या है उनके बारे में बात करेंगे और उनसे डिविजिबिलिटी से जो संबंधित प्रश्न है या फिर डिविजिबिलिटी के जो रूल है उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।